हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी बाय यश में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में डेफिनेशंस पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आज हम वहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले तो डेफिनेशन, पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि बुक में जो भी इटैलिक, उसमें ऐसे टेढ़े में लिखा है ना इटैलिक शब्दों में, भाई जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद करनी क्योंकि 1.5 नंबर में टीचर 100% देगा ही देगा। और बुक की ही याद करनी है आपको। जो कोचिंग वगैरह पे लिखा है आपको वो नहीं याद करनी, बुक की एज इट इज़ डेफिनेशन आपको लिख कर आनी है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस। यानी कि भाई हमको कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, जैसे मान लो ये ही है, तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में डाल सकें कि भाई हमने जो पहले मैंने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि जहाँ डी वाई बाई डी एक्स अलग हो जाए और यहाँ जैसे कि फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स की टर्म बननी चाहिए ना। तो अगर ऐसा हमारा अगर फॉर्म बन जाएगा तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, तो कॉन्सेप्ट का क्या होगा, क्वेश्चन से होगा। तो हमें क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक के ही हैं सारे, और ये जो मैं करा रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल ही हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल ही हैं। आप निश्चित मानिए अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए जो मैंने कराया, आपका निश्चित तौर पर बेड़ा पार हो जाएगा जो अब भी अगर पढ़ना चालू करेंगे तो। भाई पहला एग्जांपल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अब हमने देखा कि भाई हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि हमको इस फॉर्म में बनाना है, तो अब हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले ये वाली जो टर्म थी हम इसको इधर ले गए, तो ये इधर चल के प्लस में हो गई। यहाँ dx और dx जो था लाइक टर्म था, तो dx आ गया हमारा कॉमन। तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx कॉमन। अब हमने देखा कि भाई dy बाई dx हम ला सकते हैं, तो भाई dx को हम यहाँ लिया है और x को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिया, तो हमारे पास dy बाई dx बराबर। अब देखो dy बाई dx बराबर हमारी ये एक LHS वाली टर्म तो बन गई। अब हमारा बचा हुआ काम क्या है कि हमको जो हमारा RHS है, हमको इस y बाई एक्स माने कि हर टर्म में y बाई एक्स की चीज़ें होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ हमने x से डिवाइड किया, तो ये क्या हो, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये हमने देखा ये तो हमारा भाई y बाई एक्स के फॉर्म में बन गया। पर यहाँ भी मुसीबत आ गई, यहाँ तो y बाई एक्स तो है ही नहीं। अब अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई एक्स है ना, इसको आप लोग क्या लिखते हो वैसे, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 है ना। लेकिन असली में इसका भाई मतलब, इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हमको यहाँ अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाय एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि भाई देखो एक्स को आपने एज इट इज दिया, नीचे वाले एक्स स्क्वायर को आप वापस रूट के बाहर लोगे तो वापस एक्स आएगा, और ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वापस कट के हमारे पास अंडर रूट 1 बराबर यानी कि 1 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सेम चीज़ हम देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, वही जैसे हमने यहाँ किया था कि एक्स को हम अंदर ले गए अंडर रूट में है ना, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर। भाई अगर आपको किसी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो वापस बैक जाके देख लो, भाई अगर हम एक्स स्क्वायर को वापस अगर रूट के बाहर लेंगे तो एक्स एस टी से आ जाएगा वापस बाहर। अब ये एक्स स्क्वायर जो है ये दोनों के नीचे चले जाएगा, भाई सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस है। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, जिसको हमने लिख दिया 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। अब आप देखो हमारा ये फॉर्म बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, जो कि हमारा इस फॉर्म का बन गया। तो अब हमारे पास फॉर्म तो आ गई पर हमको अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहीं तक करके छोड़ देना। अब इस फॉर्म में लाने के बाद ये हो सकता है, ये कहेंगे हमारे क्वेश्चन के 2 पड़ाव हैं, एक पड़ाव हम पार कर चुके हैं, अब दूसरे पड़ाव पे अब हमको वाई बाई एक्स को ऐसे क्वेश्चनों में हम वाई बराबर वी एक्स मानते हैं, या आप डायरेक्ट वाई बाई एक्स बराबर वी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए है ना। अब देखो अब हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी चाहिए है ना,
तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो y का अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले हमने v को एज इट इज़ रखा, x का किया तो 1, फिर हमने x को रखा, v का किया, v का विथ रेस्पेक्ट टू x में भाई कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है तो उसका जीरो नहीं होगा, उसका dv बाई डी एक्स होगा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास y बाई एक्स की वैल्यू है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट इसमें करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमने वैल्यू यहाँ से डाल दी, y बाई एक्स की हमने वैल्यू यहाँ से देखी v है तो इसकी जगह हमने v डाली, प्लस अंडर रूट 1 प्लस y बाई एक्स की वैल्यू हमने v डाली, तो यहाँ आ गया ये v स्क्वायर था, मतलब y बाई एक्स का स्क्वायर था तो उसकी जगह हमारे पास v स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये v से ये v यहाँ जो है कैंसिल हो गया, अब बचा x डी वी बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हमने जो फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, नहीं फर्स्ट नहीं सेकेंड लेक्चर में, कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को भाई हम कैसे करेंगे सॉल्व। भाई उस उधर हमने क्या पढ़ा था कि टर्म्स क्या होंगी, x होगा, y होगा और डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई y और डी वाई की टर्म सारी एक तरफ आ जाए और x और डी एक्स की सारी टर्म एक तरफ आ जाए। अब देखो यहाँ x है, dx है, लेकिन y की जगह v है और dy की जगह dv है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। अरे एक सेकेंड यार, हाँ तो अब हम यहाँ से करेंगे कि भाई x की सारी टर्म एक तरफ और v की सारी टर्म एक तरफ। ठीक है, तो देखो अभी देखो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर जो है हम इसको यहाँ डी वी के नीचे ले आएंगे और डी एक्स अपॉन एक्स को हमने यहाँ कर दिया, तो भाई हमारे सेपरेट हो गया, v की सारी टर्म एक तरफ और x की सारी टर्म एक तरफ हो गया। अब हम हर बार की तरह यहाँ इसको हमको इंटीग्रेट करना है इसको, तो भाई दोनों साइड हमने ऑन लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन। और ये जो आपको लैंग्वेज एज इट इज जैसे मैंने लिख के आया, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो टीचर आपके लैंग्वेज के मार्क्स काटेगा। तो देखो यहाँ हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दी। अब एक हमारी प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये होता है, ये तो आपको देखो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ हमने एज इट इज इसको एक्स की जगह वी डाल दिया, 1 डी एक्स अपॉन एक्स का होगा लॉग एक्स। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कांस्टेंट जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हम यहाँ पे चाहते तो कांस्टेंट सी जोड़ सकते थे, लेकिन हम यहाँ लॉग सी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लग के बाद में हमारे पास ओवरऑल लॉग कट जाएगा, तो एक सिंपलेस्ट वे में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सी में भी रखेंगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो अब देखो अब ये log x प्लस लॉग सी, तो देखो यहाँ मैंने इसको सीधा लिख दिया एक्स सी और log से log काट दिया। तो कैसे हुआ? तो देखो log x प्लस लॉग सी, log a प्लस log की प्रॉपर्टी के log a भी, तो ये क्या होगा log x सी, फिर log x सी और यहाँ का log, ये वाला log से log कैंसिल हो गया। अब हमारे को जो है आंसर जो चाहिए है वो हम v में नहीं छोड़ सकते, हमको जो आंसर है y और x में लाना है। तो जो हमने शुरुआत में जो y की जो हमने वैल्यू मानी थी y बराबर वी एक्स करके, तो हमने यहाँ से v की वैल्यू वापस हम रखेंगे y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर के देखेंगे y बाई एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स सी, और यहाँ फिर इसको हम यहाँ हमने x एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक एक्स स्क्वायर हमारा रूट के बाहर आएगा तो x, और ये वाला x और ये वाला x एलसीएम लेके यहाँ जाएगा तो एक्स सी इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहता तो नॉर्मल भी क्वेश्चन हो जाते, लेकिन अब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। ठीक है, तो अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई माइनस दिस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, वही हमको डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बाई एक्स वाली फॉर्म में हमको इसको जमाना है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली जो टर्म है, ये वाली पूरी लास्ट तक, इसको हम लेगा RHS में। यहाँ भाई हमारे पास जो है ये हमारा इक्वल्स टू है। ठीक है, तो हम इसको वहाँ ले गए। उसके बाद जब हम इसको वापस सेपरेट करेंगे
तो ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास बननी चाहिए, है ना। अब देखो ये मैं आपको पूरा वापस सेपरेट करके नहीं बता रहा हूँ भाई, इतना मैंने अब आपको इतना तो आप में होना चाहिए कि आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू खुद क्वेश्चन से तो निकाल ही लो, है ना। क्योंकि ये यहाँ से इस स्टेप में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों की चीज़ है, ये तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अब ये देखो y बाई एक्स, अब देखो ये y को हम अब यहाँ से ऊपर वाले टर्म से अब हमको बनाना, देखो y बाई एक्स तो हमारे पास यहाँ y बाई एक्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही, यहाँ भी y बाई एक्स है, लेकिन यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ y है और ये x है। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि इनकी जगह भी y बाई एक्स बन जाए। तो देखो यहाँ से हमने लिया x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, x कॉमन लिया तो यहाँ y बाई एक्स बनेगा, है ना। और x कॉमन लेंगे तो यहाँ y डिवाइड बाई एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो y बाई एक्स इंटू यहाँ हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 1, है ना, और यहाँ बन गया y बाई एक्स। अब आप देखो अगर आप x को वापस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ x हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा खाली y, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ भी आ जाएगा y, है ना। अगर आपको लगे कि भाई आप गलत कर रहे हो तो आप वापस एक बार मल्टीप्लाई करके वापस देख लो, है ना। यहाँ था नीचे x, यहाँ हमने वापस लिया x कॉमन, तो भाई यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ x बाई एक्स बराबर 1 हो गया, यहाँ हो गया y बाई एक्स और यहाँ हो गया x कॉमन लिया तो ये हमारे पास 1 हो गया। अब हमने देखा कि भाई हमारे पास सब जगह जो है मतलब y बाई एक्स की टर्म बन गई, तो हमने पहला पड़ाव तो हमने पार कर लिया। अब वही वापस हम y बराबर वी एक्स मानेंगे, ताकि भाई हम इसको वापस जब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर x, v को रखा x के रेस्पेक्ट में किया 1, फिर x को रखा v के रेस्पेक्ट में किया डी वी बाई डी एक्स। फिर बता दूं v हमारा कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा डी वी बाई डी एक्स। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाला है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा बाकायदा यूजिंग 2 in 1 या प्लेसिंग वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम 2 in 1, ऐसे लिख दो। हमने भाई यहाँ वैल्यू डाली, उसके बाद एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये अब हमको देखो प्रॉपर v और x में चाहिए, तो ये वाला v जो है ये इधर माइनस में गया, ये माइनस में गया, है ना। अब देखो ये वाली हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म बनेगी। अब देखो हमारे पास आप देख रहे हो कि v और x और dx और dv में प्रॉपर हमारा बन चुका है, मतलब बचा हमारा खेल क्या है, खाली वेरिएबल सेपरेट करना है। तो देखो 2 बाई एक्स, अब देखो यहाँ dx को हमको इधर ले जाना पड़ेगा, है ना, तो dx इधर जाएगा तो बनेगा 2dx और यहाँ x डिनोमीटर में जाएगा, तो 2dx बाई एक्स बराबर ये v साइन v माइनस कॉस v सेट जाएगा और 2v कॉस v नीचे जाएगा, तो v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v, है ना, क्योंकि सॉरी 2 इधर ही रह जाएगा क्योंकि 2 हमने इसको इधर ही रखा है ना। तो आप कांस्टेंट को भले यहाँ रखो या इधर ही रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब हमको डायरेक्टली तो हम इसका इंटीग्रेशन हमको आता ही नहीं है, तो अब हमको इसको सेपरेट करेंगे। तो ये देखो v कॉस v को हमने इसमें डिवाइड लगाया तो v से v कैंसिल, साइन v बाई कॉस v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v यानी कि 1 अपॉन v। अब कोई बोल सकता है कि भाई हमने साइन v अपन कॉस v को टेन v क्यों नहीं लिखा, भाई अब उससे भी कर लो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास p बाई क्यू की ऐसी फॉर्म बन रही है जहाँ q का डिफ्रेंशिएशन करने पर अगर हमारे पास न्यूमरेटर में p बन रहा है तो हमको उसको एज इट इज ही रखनी है, ताकि हम उसको सब्स्टिट्यूशन करके लॉग के टर्म्स में लिए। क्योंकि आप देखो यहाँ भी अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 log x बनेगा, यहाँ माइनस लॉग v बनेगा, तो अगर हम इसका टेन v का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें लॉग नहीं आएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, फिर आंसर तो आ जाएगा लेकिन फिर वो अटपटा होगा। हो सकता है आपका टीचर अगर कोई अजीब, भाई हर कोई टीचर सही नहीं होता ना, तो हो सकता गलत भी कर दे आपका, फिर कहाँ आप री चेकिंग के चक्करों में पढ़ोगे। इससे अच्छा कि स्टैंडर्ड मेथड आप उसी से चलो। तो 2 इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे आएगा 2 log x, है ना, साइन भी अपन कॉस भी, जैसे मैंने आपको बताया था p बाई क्यू की फॉर्म में, मैंने इसका रीज़न भी लिखा है। आपको यहाँ बाकायदा करके नहीं दिखाना, आपको यहाँ रफ में करना है, क्योंकि इतना आप करके दिखाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो साइन भी अपन कॉस भी आपको खाली रफ में खाली करके देखना है। तो भाई कॉस भी को हमने माना t, कॉस भी का डिफ्रेंशिएशन हुआ माइनस साइन वी डी वी बराबर यहाँ हमने किया डी टी। तो देखो यहाँ हमने फिर यहाँ रखा तो साइन वी डी वी बराबर यहाँ माइनस एक्स्ट्रा तो माइनस डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस लॉग टी, टी की जगह हमने जो माना था कॉस वी हमने लिख दिया, इसलिए यहाँ माइनस ला गया लॉग कॉस वी, माइनस 1 बाई वी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग वी। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी पूरी टर्म में अगर लॉग 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 आ रहा है तो आपको कांस्टेंट भी लॉग सी ही मानो। देखो अब एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स की पावर ए
बराबर ए लॉग एक्स। ये जो पावर होती है लॉग के आगे आ जाती है। अब हमारे पास ये चीज़ थी तो हम यहाँ से यहाँ गए हैं, ए लॉग एक्स था तो ये वाली जो पावर है ए एक्स के ऊपर आ जाएगी। तो ये देखो ए था तो ये एक्स की पावर इधर आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस। तो देखो अब ये देखो माइनस हम दोनों इनमें से कॉमन लिए तो क्या होगा, माइनस लॉग कॉस वी प्लस लॉग वी। अब लॉग ए प्लस लॉग बी की अपने प्रॉपर्टी जानते हैं, तो लॉग ए बी, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया माइनस कॉमन लेके लॉग कॉस वी प्लस लॉग बी को लिख दिया लॉग वी कॉस वी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी की हम प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग ए बाय बी, तो लॉग सी बाय वी कॉस वी। लॉग से लॉग दोनों तरफ कट गया, ये हमारी टर्म आ गई। वी कॉस वी को हम उधर मल्टीप्लाई में ले गए, वी के हमने वैल्यू शुरू में मानी थी वाई बाय एक्स, इसको हमने यहाँ रखा वी और यहाँ भी वाई बाय एक्स रखा। एक एक्स हमारे पास कट गया, तो एक्स वाई बराबर कोस वाई बाय एक्स बराबर सी। तो देखो ये हमारा हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को धड़ाधड़ जितने क्वेश्चन चाहो आप पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसमें से टीचर क्वेश्चन देगा ही देगा। हो सकता है लंबे में दे दे, हो सकता है शॉर्ट में दे दे। देखो इन क्वेश्चनों का मेन क्या है कि अगर आपको मेथड समझ में आ गया ना, तो ये आप 90% क्वेश्चन नया भी आ गया ना तो आप हैंडल कर लोगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं डिफरेंशियल, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its derivative occur in the first degree only and are not multiplied together। यानी कि देखो हमने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y एंड इट्स डेरिवेटिव यानी कि dy बाय डी एक्स d2y बाय डी एक्स स्क्वायर वगैरह जो ऑन अकर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, यानी कि हमको खाली dy बाय डी एक्स तक ही काम है ना। d2y बाय डी एक्स का तो सवाल ही आप छोड़ दो, है ना। तो अब y और dy बाय डी एक्स है ना, एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि dy बाय डी एक्स की टर्म अलग आनी चाहिए, y की टर्म अलग आनी चाहिए। ऐसी टर्म नहीं बननी चाहिए y dy बाय डी एक्स या y dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसी टर्म नहीं बननी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। खाली y हो और dy बाय डी एक्स और आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो, ठीक है ना। तो अब इस जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म जो होगा हमारे पास वो होगा ये वाला। अब क्वेश्चन करने के लिए अब आपने वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारा इंटीग्रेटिंग फॉर्म या इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास की नॉलेज हमको चाहिए। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है कि जिससे अगर हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन जो है हमारी एग्जैक्ट बन जाती है, एग्जैक्ट, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देख लो कि भाई करना कैसे है ना। सीधा क्वेश्चन पे दावा नहीं बोलना है। ये चीज़ जो है ये रिमार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबके बेसिस पूरे क्लियर हो जाएंगे। मान लो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने लिखा है ऑलवेज कीप कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव बराबर 1, यानी कि dy बाय डी एक्स के साथ यहाँ r यानी कि कुछ भी हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, अपन को यहाँ r नहीं रखना है, यानी कि अपन को पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने r से डिवाइड किया तो यहाँ p बाय आर बना और यहाँ q बाय आर बना। पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप याद रखना है ना। उसके बाद जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी तब हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई, मान लो हमने p बाय आर आया है तो p बाय आर को हमने बोल दिया p1, है ना। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dy। देखो अगर यहाँ dy बाय डी एक्स प्लस p1y इक्वल्स टू q1 है, यानी कि dy बाय डी एक्स और यहाँ y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। मान के चलो अगर इक्वेशन ऐसी हो गई dx बाय dy प्लस p1x बराबर q, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dx। ये याद रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चनों में ये फॉर्म बनती है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ये वाली फॉर्म भी बनती है। जो टीचरों को ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आता है देने में, क्योंकि बच्चे इसमें क्या थोड़ा घूम जाते हैं। तो अभी आप इस चीज़ के लिए देखें तो इस इक्वेशन के लिए हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि ये जो हमने निकाला है, यानी कि y इंटू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q जो हमारा ये जो बना है,
और क्यू माने कि ये मत समझिएगा क्यू यानी कि हम इसको ये वाला मान रहे हैं, है ना, Q1 बोल दीजिए या तो इसको आप, है ना, Q1 ये वाला, Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन P1 dy। ठीक है, अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब हमको इस पे चलना है, कुछ क्वेश्चंस पे चलना है। तो देखो कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन देखा, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने पहली स्टेप क्या देखी कि हमको जो डेरिवेटिव है उसके हमको कांस्टेंट है वो हमको यूनिटी बनाना है। तो हमने 1+x² से हमने इस पूरी इक्वेशन को किया डिवाइड। तो देखो अब हमने देखा कि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म है। तो हमको दिमाग में ये आ गया कि भाई ये वाली फॉर्म है हमारे पास, ये वाली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये वाला निकलेगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन P1 dy। अब देखो वैसे हमारा P क्या था यहाँ पे शुरू में 2x, डिवाइड लगाया तो क्या बन गया P1 बराबर 2x अपॉन 1+x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1+x² dx। बाकायदा हमको यहाँ लिखना है कि ये हमारे जो है लीनियर इक्वेशन है जहाँ P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है। तो देखो अब यहाँ अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई, 1+x² को जो है हम t मान लेंगे, है ना। तो 1+x² को t माना तो 2x dx बराबर हो गया dt, है ना। तो 2x dx बराबर हुआ dt। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाली टर्म आ जाती है तो हमारा लॉग वाला बन जाता। तो देखो 2x dx बराबर dt, 1+x² को हमने माना t, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log t। t की वैल्यू हमने मानी 1+x², log 1+x²। तो देखो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, ये जो हमने किया है ना ये खाली इसका इंटीग्रेशन है। तो ई रेस्ट टू द पावर log 1+x² का हमने ये लिखा क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ई रेस्ट टू द पावर log x बराबर x। तो अब हमने फिर आंसर क्या पढ़ा था कि भाई हमारा आंसर क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q1 क्या आया 4x² अपॉन 1+x² का जब हम यहाँ डिवाइड में ले गए तो 4x अपॉन 1+x² इंटू 1+x², 1+x² से 1+x² ये हमारा हो गया कैंसिल। तो y इंटू 1+x² बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx, है ना। अब y इंटू 1+x² बराबर, अब हम x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, और हमने जैसे बोला कि इंटीग्रेशन में हमको एक कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप 1+x² को यहाँ डिवाइड में ले जाओ या इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos² dy/dx प्लस y बराबर 10x dy। अब हमने वही देखा कि हमको जो हमारा डेरिवेटिव है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमारा कोफिशिएंट है उसको हमको यूनिटी रखना है। तो हमने यहाँ cos² से डिवाइड लगाया तो 1 y अपॉन cos² यानी कि 1 अपॉन cos² हम जानते हैं sec² होगा, और 10x अपॉन cos² 1 अपॉन cos² हमने वापस इसको sec² लिख दिया। अब हम वही बोलेंगे जय ये एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है। ठीक है भाई, अब हमने इस इक्वेशन को देख के हमारी वही इक्वेशन याद है कि dy/dx प्लस P1y इक्वल्स टू Q1। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन P1 dx, है ना। तो ये हो गया ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन sec² dx। sec² का हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन, देखो ये छोटे छोटे जो देखो जो डिफ्रेंशिएशन हो गए sin x cos x tan x cot x sec x sec²x cosec x, ये 6, और इन छहों के इंटीग्रेशन ये तो आपको याद होना, क्योंकि मान लो क्वेश्चन आसान भी आया और लेकिन आप यहाँ इंटीग्रेशन में अटक गए ना तो बहुत दुख होगा आपको कि इजी क्वेश्चन भी आप चाह के नहीं कर पाए, है ना। फिर हमारा सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू Q1 जो हमने बोला था इंटू dx। अब देखो tan x का हम यहाँ, अब हमको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया अब यहाँ बच्चा अटक जाता है कि भाई यहाँ कैसे करें। तो अधिकतर यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन वाला खेल ही चलेगा। तब यहाँ हमने देखा tan x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा sec² dx होगा, तो हमने यहाँ tan x को t माना तो sec² dx बराबर dt। तो ये जो हमारी दो टर्म थी टला बली हमारी हट गई। तो देखो y इंटू ई की पावर tan x, तो एज इट इज रखा, tan x को हमने माना t तो ये आ गया e की पावर t, और ये tan x को हमने माना t तो t e की पावर t। अब ऐसी फॉर्म आपने देख रखी, ऐसी फॉर्म को हम डील करते हैं भाई वो, हाँ, इंटीग्रेशन जो होता है बाय सेपरेशन भाई, हाँ। तो ऐसे अगर हमारे पास फॉर्म होती है जैसे x इंटू ई की पावर x हो गया,
या हाँ इसको क्या, इसका नाम मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। हाँ, तो अब इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो भाई क्या बोलते हैं सोल्यूशन जो हम बोलेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, तो ये होगा भाई पहली टर्म जैसे हमने इसको यहाँ मान ली, आपने जिसको 1 है ना, इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 1 है ना। तो ये होता है एज इफ पहले का इंटीग्रेशन किया है ना, दूसरे को एज इट इज़ कांस्टेंट रखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ किया। ठीक है, तो देखो टी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, टी को हमने रखा एज इट इज, ई की पावर टी का हमने किया इंटीग्रेशन, माइनस टी का हमने किया डिफ्रेंशिएशन, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर टी का इंटीग्रेशन। एक सेकेंड, थोड़ा सा लफड़ा होगा। हाँ तो यहाँ हमने इसको एज इट इज ई की पावर टी का इंटीग्रेशन हो गया ए की पावर टी है ना, यहाँ फिर हमने इसमें कांस्टेंट जोड़ दिया, ई की पावर टी हमने लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया t-1 है ना, प्लस एक सेकेंड ये थोड़ा सा, हाँ ये हो गया t-1 प्लस हो गया c है ना। अब t हमने शुरू में जो माना था 10x, हम इसको एज इट इज वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ t की जगह रख देंगे 10x। फिर हमने यहाँ देखा भाई या तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, ये e की पावर 10x आप डिवाइड लगा, तो यहाँ e की पावर 10x e की पावर 10x कैंसिल हो गया, और यहाँ जो है ये इसमें डिवाइड लगा के हमारे पास ये हो गया एक सोल्यूशन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये वो क्वेश्चन जो टीचर के अधिकतर पसंद रहती है। मैंने आपको बताया इसमें dy/dx नहीं, इसमें dx/dy वाली फॉर्म बनती है, क्योंकि अब यहाँ इसमें आप चाह के भी उस फॉर्म में नहीं ला सकते हो है ना, क्योंकि मान लो आप इसमें डिवाइड भी लगा होगा ना तो बहुत ही अटपटी फॉर्म बनेगी जो कि उस वाले फॉर्म में नहीं हो सकते, dy/dx प्लस p1y = q। तो यहाँ हमने देखा भाई हम इसको dx/dy फॉर्म में वाली में सेट करेंगे, तो यहाँ हमने इसको ऐसे सेट किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा चेंज होगा, वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy। तो देखो ये हमारा हो गया 1/1 + y² dy, और 1/1 + y² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan इनवर्स y, तो हो गया e की पावर tan इनवर्स y है ना। अब वहाँ हमने क्या बोला था, सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ क्या होगा, y की जगह x सब्सटीट्यूट हो जाएगा, q1 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज dx की जगह dy हो जाएगा। तो देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा ये था, सॉरी q हमारा ये था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा ये है। अब देखो हमने यहाँ ये देखा कि tan इनवर्स y का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 1/1 + y² बनेगा। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास dy/1 + y² यानी कि ये जो टर्म थी ये वाली टर्म बन गई है ना। तो ये हमारा dt हो गया, तो ये हो गया e⁻t इंटू e⁻t, क्योंकि tan इनवर्स y को हमने रख दिया t, तो ये हो गया e⁻2t हो गया। e⁻2t का इंटीग्रेशन होगा e⁻2t/2, क्योंकि ये जो है इसका कांस्टेंट है ये डिवाइड में आ जाता है। t हमने माना था tan इनवर्स y, और तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दी, और ये हमने लास्ट में छोड़ दिया। वैसे चाहो तो आप इसको डिवाइड कर दो या इसको एज इट इज छोड़ दो। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा जो हुआ, ये हमारा 3rd लेक्चर जो है आज हमारा ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। मुश्किल है आपके एग्ज़ाम अगर कैंसिल हुए तो आप प्लीज़ इससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पेपर तो एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले आपको करा ही दूँ, ताकि चाहे आप इसको रिवीजन पर्पज़ से लें या इसको एज इस पूरी तैयारी के हिसाब से देखें, ये क्वेश्चन भी आप मेरे तरीके से करके चल जाएंगे तो आपका 100% बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू गाइस।